Assalamualaikum. Hopefully you are all right. Today our topic is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह अपना जो सा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस की थोड़ी सी आउटलाइन देता चलूं कि सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू नहीं होगा कि आपने किस तरह कवर करना है सिलेबस को, क्या उसका पैटर्न है, किस तरह आपने लेके चलेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, उनमें क्या कोर्स है जो आपने कवर करना है, तो उस वक्त तक जो सा आपका वो आप अपने सब्जेक्ट को इजीली कवर नहीं कर सकेंगे और समझ भी नहीं सकेंगे। कन्फ्यूजन सी इंसान के जहन में रहती है। तो वो सबसे पहले हम अपने इस पे चलते हैं कि सिलेबस आउटलाइन। तो सिलेबस में ये आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 पार्ट बने हुए हैं। पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट ए में 4 चैप्टर्स हैं। इसी तरह पार्ट बी जो है उसमें जो है आपके बनते हैं 5 से लेके 18 चैप्टर्स, और पार्ट सी जो है उसमें आपके 19 से लेकर 25 चैप्टर्स बनते हैं। पार्ट ए की वेटेज उन्होंने बताई हुई है 10% है, पार्ट बी की वेटेज है 50% और पार्ट सी जो है उसकी वेटेज आपकी बनती है 40%। तो ये एग्जैक्ट वेटेज नहीं होती, बस उन्होंने आपको एक बताया हुआ है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने वही देखना होता है कि जो सा है आपने किस पार्ट में से ज़्यादा आपने ना फोकस रखना है, किस पार्ट में से ज़्यादा आपकी वेटेज पेपर की होती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो सा आ जाता है कि चैप्टर वाइज में जब आप लेके चलते हैं कि चैप्टर की डिटेल इसमें आ जाती है, कितने चैप्टर्स हैं, कितना सब कुछ आपका वो चल रहा है। तो चैप्टर जो से हैं आप पहला देख रहे हैं तो अकाउंटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव है। उसमें आप देख रहे होंगे कि उसके जो से उसमें आ जाता है फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकी डेफिनेशंस और इसके ऑब्जेक्टिव और डिफरेंस वगैरह ये बताए हुए हैं कि ये आपने कवर करने हैं। तो ये जो सा मेन असल में तो ये चीज़ है कि आपने जो सा है ना पहले चैप्टर में ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं। तो जब तक आपको इन टॉपिक्स वगैरह की डिटेल और इस सब के बारे में पता होगा तो आप इजीली कवर कर लेंगे और आपके जहन में होगा कि मैंने ये चैप्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना था मैंने इस चैप्टर को तैयार कर लिया है। इसके बाद इसी तरह दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसमें उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई हुई हैं कि कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, ये आपने कवर करने हैं। इसी तरह आगे चलते जाएँ तो नेक्स्ट चैप्टर आते जाते हैं कि उन चैप्टर में अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कन्वेंशंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट, बुक्स, पार्ट बी शुरू हो जाता है, डबल एंट्री वगैरह के। ये इसी तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सारा कवर करेंगे। तो ये टोटल 25 चैप्टर्स हैं। इन 25 चैप्टर्स में से मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो पार्ट बी बनता है, जिसमें आपके बैंक रिकॉन्सिलेशन वाला आ जाता है, बैड डेट्स आ जाता है, इसी तरह ट्रायल बैलेंस वगैरह है। ये चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट है आपकी। तो इनको जब आप कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको पेपर का 50% कवर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो पार्ट सी है और पार्ट ए है उसकी वेटेज इससे थोड़ी सी कम होती है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो होपफुली आपका जो है ना ये सिलेबस वगैरह जो बेस्ट कवर हो जाएगा। तो ये हमारी आउटलाइन है। एक दफ़ा आपको ये आउटलाइन दे दी है कि किस तरह हम अपने सिलेबस को लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह अब इसके बाद हम अपना बाकायदा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर का है कि अकाउंटिंग नेचर्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरह हम लेके चलते जाएंगे। पार्ट ए कवर करेंगे, पार्ट बी को और पार्ट सी को। चले आएंगे फिर अपना फर्स्ट चैप्टर से अपना फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सब्जेक्ट की आउटलाइन मैंने अभी आपको बताई है। तो उसमें जो है आपको 3 पार्ट्स में सिलेबस को उन्होंने ना डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसकी वेटेज वगैरह तो मैंने आपको बता दी। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो उससे स्टार्टअप लेते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हैं कवर होने वाली वो मैं आपको पहले बताता चलूँ, पॉइंट्स जो से हमने कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अकाउंटिंग को समझना है कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। उसके बाद अकाउंटिंग की टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टाइप्स हैं, उसमें 3 टाइप्स इस चैप्टर के ना सिलेबस में हमें बताई गई हैं कि आपने 3 टाइप्स जो सी हैं ना अकाउंटिंग की, जो ब्रांचेस कह लें, टाइप्स कह लें, वो हमने कवर करनी है। तो फर्स्ट टाइप उसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी डेफिनेशन, इसको हमने कवर करना है। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह उसको कवर करना है। थर्ड हमारी आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 3 अकाउंटिंग की टाइप्स हैं, ब्रांचेज हैं, इनको हमने कवर करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं उसको कवर करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये इस जो सा सिलेबस आउटलाइन है उसमें आप देखेंगे तो उसमें इतना ही बताया हुआ है उन्होंने कि आपने इनकी डेफिनेशन और इनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इन टाइप्स की तरफ ले जाने से पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताता चलता हूँ। अकाउंटिंग के बारे में आज इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स जो हैं वो अपने कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हम अपनी इसकी अकाउंटिंग की टाइप्स नहीं स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक ओवरलुक दूंगा अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आपके लिए अकाउंटिंग की ब्रांचेस को पढ़ना जो है ना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आ रहे हैं अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट है। आर्ट कह लें, तरीका, गौर कह लें, आप तरीका कह लें, किस चीज़ को समझने के लिए, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए जो है ना अकाउंटिंग आपका एक तरीकाकार है। इसी तरह अकाउंटिंग के लिए दूसरा लफ्ज़ यूज होता है लैंग्वेज का, कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब ज़बान है, किसकी ज़बान है, बिजनेस की ज़बान है। तो बिजनेस की लैंग्वेज कह लें, इसको आर्ट कह लें, बिजनेस ट्रांजैक्शन समझने को, ये चीज़ बेसिकली अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट कह लें, तरीकाकार है, या फिर इसको कहते हैं कि ये क्या है, लैंग्वेज है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट या लैंग्वेज है। सही हो गया। तो अकाउंटिंग बेसिकली एक ज़बान है, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी कारोबार के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको समझने के लिए जो आप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं कि वो अकाउंटिंग कहलाती है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो आपकी प्रॉपर आ जाती है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब इस डेफिनेशन को पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड होते हैं। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है। एक क्या चीज़ है? प्रोसेस है, लाए अमल है, जिसमें आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब आप एक डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको। एनालाइज का मतलब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं उसको कि उस डाटा के अंदर क्या चीज़ है। उसके बाद आप पहले उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जाके आप उस डाटे के थ्रू आप रिज़ल्ट समराइज करते हैं, अपना एक रिज़ल्ट जो है डेरिवेट करते हैं। उस रिज़ल्ट को डेरिवेट करके आप उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, एक सम अप करते हैं। ये सारा प्रोसेस जिसमें आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाटे को एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जाके उसके रिजल्ट्स को समराइज कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं कि वो आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये बेसिकली अकाउंटिंग है। अब इसके बाद आपको मैंने अकाउंटिंग के बारे में बता दिया। अब बेसिकली आपको पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का आर्ट है, प्रोसेस है। तो उसमें आपने रिकॉर्ड भी, एनालाइज भी, समराइज भी किस चीज़ को करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को करना है। तो मैं इस सब को बताने से पहले आपको बताऊं कि बिज़नेस क्या चीज़ है। पहले हम बिज़नेस बताते चलते हैं, बिज़नेस के बाद हम उसकी टाइप्स, उसकी ये चीज़ें कवर करके और फिर उसके बाद जाके इसकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। तो बिज़नेस की तरफ चलते हैं। बिज़नेस क्या है? एनी एक्टिविटी विच इज़ डन, कोई भी सरगर्मी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग बेनिफिट्स। कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़, बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं कि आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। वो बेनिफिट ज़रूरी नहीं कि आपको मनी की सूरत में हो, वो किसी और सूरत में भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो कोई भी सूरत हो बेनिफिट्स लेने की, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, वो आपको क्या कराता है कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो बिज़नेस की टाइप्स पे आ जाते हैं। बिज़नेस की टाइप्स जो सी है ना,
उसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बिजनेस की टाइप्स कितने किस्म की हैं। बिजनेस की टाइप को देखने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बेस पे। और सेकंड जो उसका आप जो सी टाइप्स फाइंड करेंगे वो किसकी बेस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर की बेस पे आप बिजनेस की नेचर की बेस पे आप बिजनेस को डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप ओनरशिप की बेस पे बिजनेस को डिवाइड करेंगे। ओनरशिप की बेस पे जब डिवाइड करेंगे तब भी बिजनेस की तीन टाइप्स हैं। जब उसकी नेचर की बेस पे उसको डिवाइड करेंगे तब भी उसकी तीन ही टाइप्स हैं। चलें हम चलते हैं अपने इंशाल्लाह इस ओनरशिप की बेस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके हम नेचर की बेस पे भी डिस्कस कर लेंगे। ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप की बेस पे बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं? तो बिजनेस की ओनरशिप की बेस पे तीन टाइप्स हैं। ओनरशिप का मतलब है कि मालकियत की बेस पे आपका जो बिजनेस है उसकी कितनी टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट आ जाता है सोल ट्रेडर, सेकंड आपका आ जाता है पार्टनरशिप, थर्ड आपका आ जाता है कंपनी। तो ओनरशिप की बेस पे आपकी तीन टाइप्स बिजनेस की बनती हैं। फर्स्ट आ जाता है सोल ट्रेडर, सेकंड आ जाता है पार्टनरशिप, थर्ड आ जाता है कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं किस पे? सोल ट्रेडर पे। सोल का मतलब होता है सिंगल, ट्रेडर का मतलब होता है ऑनर, जो मतलब कि ट्रेड कर रहा होता है। अ बिजनेस विच इज रन बाय सिंगल ओनर, वो बिजनेस जो सिंगल ओनर रन कर रहा होता है उसको कहते हैं कि ये क्या है? सोल ट्रेडर का बिजनेस है, जिसमें वो सिंगल ओनर है। सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी वही गेन करेगा, जो लाइबिलिटीज़ बिजनेस की आ रही हैं वो भी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने खुद ही मैनेज करना है। वो उसका बिजनेस को चलाने का कोई और उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगी। वो सिंगल बंदा है, मतलब सारी पावर जो सी है बिजनेस की वो सारी उसी के पास है। वो जिस तरह चाहे उसको रन कर सकता है। लॉस होता है तो भी उसी का, गेन होता है तो भी वो उसी सिंगल आदमी का। तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि एग्जांपल्स कौन सी हैं सोल ट्रेडर्स की। सोल ट्रेडर्स की एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो रिटेलर्स वगैरह आपकी रिटेलर्स शॉप हैं, उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर जो से हैं, गारमेंट्स वगैरह की शॉप्स जो सी हैं, ये क्या है? ये इनमें क्या है? सिंगल ओनरशिप होती है। तो वो उनके जो से मेन जो ओनरशिप है वो एक सिंगल पर्सन के पास होती है। तो इनको क्या कहते हैं कि ये सोल ट्रेडर्स में आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप्स आपकी आ जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में बेसिकली आप पार्टनरशिप एक्ट यूज़ होता है पाकिस्तान में, जो सा पार्टनरशिप एक्ट है जिसके थ्रू आप भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में एक तो सबसे पहले आपके पास कम से कम दो होने चाहिए पार्टनर्स जो आपस में मिल के पार्टनरशिप कर सकेंगे। सिंगल बंदे की तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती। तो आपके पास कम से कम दो आदमी होने चाहिए जो आपस में पार्टनरशिप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 तक जा सकते हैं। 20 अगर पर्सन हैं तो वो आपस में पार्टनर जो हैं पार्टनरशिप कर सकते हैं। और वो एक स्पेशल एक्ट है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट, और वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू ही आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, वैसे पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब बिजनेस पार्टनरशिप क्या है? अ बिजनेस इन विच 2 to 20 partners can run a business through partnership act। किस एक्ट से? पार्टनरशिप एक्ट है पाकिस्तान में जिसके थ्रू आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। वैसे आप पार्टनरशिप अपने बलबूते पे नहीं कर सकते। इसका पूरा एक लॉ है जिसको आपको ने फॉलो करना होता है। इसमें कितने 2 से लेकर 20 पार्टनर्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं।
अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स में आप जितनी ये छोटी फर्म्स वगैरह देख लें, स्मॉल लेवल की जो फर्म्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली पार्टनरशिप ही होते हैं। स्मॉल लेवल फर्म्स देख लें, उसमें बेसिकली आपके जो से पार्टनरशिप होते हैं, 2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे। इसी तरह आप जो से है जब मतलब कि बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह हैं उनमें देखेंगे तो वो भी पार्टनरशिप में आ जाते हैं कि उनमें पार्टनरशिप होती है कि इतने % एक पार्टनर का शेयर होता है, उतने % दूसरे पार्टनर का शेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पार्टनरशिप में आ जाती हैं। इसके बाद थर्ड आप आ जाएं कंपनी। थर्ड आपका जो ओनरशिप की बेस पे जो सा बिजनेस की टाइप बनती है वो बनती है कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी भी बेसिकली एक बिजनेस की टाइप है। उसमें क्या होता है कि आपके जब 20 से ज़्यादा पार्टनरशिप हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, पाकिस्तान में कंपनी एक्ट है जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हो। उसमें जब जाके आप पार्टनरशिप से ऊपर आते हो तो फिर आपका नाम पार्टनर्स नहीं जाता, आप बल्कि वही शेयर होल्डर्स में चेंज हो जाते हो। जितने कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे वो उसके क्या होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे। उन सब की उसमें एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, सारे वो लायबल होते हैं कंपनी में। ठीक हो गया। तो कंपनी बेसिकली क्या है, ये भी बिजनेस की टाइप है इन विच मोर देन 20 शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, तकरीबन 20 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये किससे एस्टेब्लिश होती है, इट एस्टेब्लिश्ड थ्रू कंपनी एक्ट। ये किससे एस्टेब्लिश होती है, कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट है जो फॉलो करना होता है आपने कोई भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये आपका यहाँ तक हो गया ओनरशिप की बेस पे। अब आ जाते हैं इस कंपनी की एग्जांपल्स पे। कंपनी की एग्जांपल्स क्या हैं, कंपनी की एग्जांपल में जब आएंगे आप तो कंपनी में जैसे किया मोटर्स हैं तो उनकी भी कंपनी है। इसी तरह HP के जो लैपटॉप्स वगैरह हैं ये भी कंपनी में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये कंपनीज हैं बेसिकली। इनमें क्या होता है, 20 से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं और वो एक कंपनी एक्ट के थ्रू कंपनी इस्टेब्लिश हुई होती है। ये आपके ओनरशिप की बेस पे इसकी बिजनेस की टाइप्स हो गई। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नेचर की बेस पे उसकी कितनी टाइप है। बिजनेस की नेचर की बेस पे भी उसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस। सेकंड आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थर्ड आपका आ जाता है सर्विस बिजनेस। सही हो गया। नेचर की बेस पे भी 3 टाइप्स हैं और ओनरशिप की बेस पे भी 3 टाइप्स हैं। अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में आ जाएं तो ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है, वो बिजनेस जिसमें आप गुड्स की सेल और परचेज कर रहे होते हो प्रॉफिट गेन करने के लिए। उस बिजनेस को क्या कहते हैं कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है। बिजनेस in which sell and purchase of goods occur। वो बिजनेस जिसमें आप क्या करते हो, सेल एंड परचेज करते हो गुड्स की, उसको क्या कहते हैं कि ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। इसकी एग्जांपल्स में आपका आ जाएं तो इसकी एग्जांपल्स में वही आ जाता है जो रिटेलर्स की शॉप्स हैं वो क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है। रिटेलर क्या करते हैं, आपको चीज़ें सेल कर रहे होते हैं और जो सा पीछे से परचेज करके लाते हैं मार्केट से, होलसेल मार्केट से, इधर आके आपको जो सा रिटेल में प्राइस में आके आपको सेल कर देते हैं। इसी तरह आप आ जाएं जैसे कि बाकी आपकी आ जाती हैं शॉप्स वगैरह, जनरल स्टोर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं।
ये सारी चीज़ें जो सी ये ट्रेडिंग बिजनेस में आ जाती हैं। उसके बाद दूसरी आपके आ जाता है डिवीजन जो सी है, इसकी नेचर की बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन जो सी है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये सारा नाम से शो हो रहा होता है कि नाम ही बता रहा है, अब ट्रेडिंग है तो उससे नाम से पता चल रहा है कि ट्रेड ही हो रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग है तो अब मैन्युफैक्चरिंग के नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा बिज़नेस है जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही होती है। तो वो बिज़नेस जिसमें क्या कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, उस बिज़नेस को क्या कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बिजनेस इन विच मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अकर। अब इसमें समझने वाली दो बातें हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता क्या है, दो किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब एक किस्म की क्या है, जैसे कि आप देख लें आइसक्रीम वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, वॉल्स वगैरह ये चीज़ें, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना ये क्या करती हैं, ये बेसिकली अब इनका काम है कि ये जैसे ही अपनी मतलब के प्रोडक्ट तैयार करती हैं, आइसक्रीम वगैरह वॉल्स वगैरह जो चीज़ें अपनी तैयार करके उसके बाद ये ख़ुद डायरेक्ट सप्लाई करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उसके बाद इनकी सब कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, ये जनरल स्टोर्स पे या जहाँ पे जाके इन्होंने सप्लाई करना होता है ये खुद मार्केट में जाके सप्लाई करते हैं। जबकि इसी के मुकाबले में आप आके देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर तो करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद वो खुद मार्केट में जाकर सेल नहीं करते, उनके आगे डीलर बैठे होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू वो फिर अपना सारा माल को सप्लाई करते हैं। अपने सारे जो डील्स होते हैं, इनवॉइसेस होती हैं, सब कुछ अपना जो ऑर्डर मतलब के होते हैं वो उनके डीलर ले रहे होते हैं, वो खुद डायरेक्ट जो सा इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो किस्म की डिवीजन आ जाती है। एक वो है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट को फिर खुद ही जाके सेल कर देते हैं। दूसरा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन सेल में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, वो डीलर्स होते हैं जो उनको डील कर रहे होते हैं। तो ये दो किस्म के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपको बता दें, इसकी एग्जांपल्स अभी आपके सामने बताई हैं, जैसे कि बेकरीज वगैरह हैं, वो क्या हैं, वो इसी में आ जाती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो सी है वो इसी में आ जाती है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ जाती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसी में आ जाते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसके बाद लास्ट आपकी आ जाती है नेचर की बेस पे जो बिजनेस की डिवीजन है उसमें सर्विस बिजनेस। लास्ट आपका आ गया सर्विस बिजनेस। अब ये भी आपके नाम से शो हो रहा है कि सर्विस, ऐसा बिजनेस जिसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैं। अब आप देख लें कि जैसे कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली होता यही है कि आप फ़ी पे करते हो, उन्होंने अपने क्या ट्यूटर हायर किए हुए हैं, टीचर्स वगैरह को अपना हायर किए हुए हैं, वो क्या करते हैं, टीचर्स वगैरह आते हैं, वो आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो नहीं ना कर रहे कि आपसे जनाब आपको आके लेक्चर टीचर डिलीवर करता है और आपको कहता है जी आप मुझे पैसे दे दो, आपसे या आपको कोई चीज़ आके बेचते हैं, आपने कहता है जी ये मैंने अपना लेक्चर तुम लोगों को बेच रहा हूँ, ये ले लो और मुझसे, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके बदले में क्या कर रहे हो, आप उनको फ़ी पे कर रहे हो। इस तरह आप हॉस्पिटल में चले जाते हो, जब हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर्स क्या करता है, वो आपको कोई चीज़ नहीं बेच रहा होता, बल्कि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको बिठाता है अपने पास, आपका चेकअप करता है, केयर से आपको देखता है, देख के वो एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बदले में आप क्या करते हो, आपने फ़ी पे की हुई होती है। इसी तरह होटल्स वगैरह में आ जाओ, होटल्स या रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो वो क्या करते हैं, वो आपको कोई चीज़ ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है, वो खाना अगर सर्व कर रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं, ना कि वो आपको कोई अपना माल बेच रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये सर्विस बिजनेस में आ जाते हैं। इसी तरह आप चले जाएँ प्रॉपर्टी डीलर के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट जो सा होता है, ब्रोकर्स वगैरह, वो क्या करते हैं, वो कोई आपको उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती या अपनी चीज़ नहीं होती जो आपको बेच रहे होते हैं, वो आपको बिठाते हैं ऑफिस में और साथ दूसरी पार्टी को बुला लेते हैं, उनको भी बिठाते हैं, आपकी उधर कन्वर्सेशन करवा देते हैं, आप सब बात कर लेते हैं, अगर आपकी डील हो जाती है तो आप वो अपना शेयर ले लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो सर्विस, ये चीज़ बेसिकली किस में आ जाती है, सर्विस बिजनेस में आ जाती है, कि वो बिजनेस विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिजनेस, उनको क्या कहते हैं कि ये
सर्विस बिजनेस है। अब इसमें मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं सर्विस बिजनेस में। हॉस्पिटल्स आ गए, कॉलेजेस जैसे हैं, और इसी तरह आपके आ जाएंगे, आप देख लें होटल्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आपके सर्विस बिजनेस में आ जाती हैं। यहाँ पे अब आपका आके ना एंड हो जाता है बिजनेस की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक हो गया, ये तो आपका इधर एंड हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा अकाउंटिंग की थोड़ी सी है हिस्ट्री, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इतना ख़ास तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभार जो सा है कोई एक आधा MCQs वगैरह कोई उसमें से पूछ भी लें तो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन हिस्ट्री का पता होना इंसान के लिए बेहतर है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम से कम उसका पास कोई पूछ ले तो पता तो हो ना कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़, उसका माजी क्या था, आगे हम किस लेवल तक हमने उसमें अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, या हम अभी किस लेवल पे चल रहे हैं। तो उसके हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। आज के दिन के लिए इतना ही होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम अपने आगे जो ब्रांचेस वगैरह हैं या वो चीज़ें हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर कर दूँगा। तो आ जाएँ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या आ जाते हैं, आपको सबसे पहले स्टोरी सी है, आप सुन लें, स्टोरी से बेहतर तरीके से बंदे को समझ आ जाता है, बजाय ये कि मैं आपको इधर कोई कंसेप्ट देता रहूँ या वो देता रहूँ। हिस्ट्री या तारीख है तो वो तो एक कहानी की सूरत में हो तो बेहतर ही रहेगी। 1973 से पहले तक हर कंट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशन थे। वो क्या करते थे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपने मुताबिक अपनी अकाउंटिंग या बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को डील करते थे। अमेरिका है, US है, तो उसका अपना एक पैटर्न था कि उसके अकाउंटेंट अपने मुताबिक उनका जो बिज़नेस की उधर रूटीन थी वो उसके मुताबिक डील कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, जो दुनिया के ममालिक हैं हर का अपना ही रूल एंड रेगुलेशन था। कोई एक रेगुलरिटी यूनिफॉर्मली कोई एक पैटर्न नहीं था कि यार अकाउंटिंग को किस तरह डील किया जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड किया जाए। तो वो जो सा है ना 1973 तक सब रैंडमली अपने अपने तरीके से कर रहे थे। 1973 में क्या हुआ है कि सब जो सा है ना US और बाकी जो बरतानिया वगैरह इन वाले ने सोचा क्यों ना यार हम अकाउंटिंग का कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशन ले आएँ कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाए, उस स्टैंडर्ड को फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना एक्सेप्ट किया जाए, सब मालिक में वही चीज़ फॉलो हो, सब के अकाउंटेंट्स जो कंट्रीज़ में हैं वो उसी चीज़ को फॉलो करें, एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए अकाउंटिंग को या बिजनेस ट्रांजैक्शन को डील करना इजी हो जाएगा। तो 1973 में जाके एक इदारा इस्टेब्लिश होता है, नाम क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से एक इदारा इस्टेब्लिश होता है। ये इदारा इसको कहते हैं IASC, I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये इदारा क्या करता है, ये जनाब अली अब आपका अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। उस पर ये क्या करता है, अपने रूल्स देता है, रेगुलेशन देता है, जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल्स। इसने क्या किए, गिव रूल्स या प्रिंसिपल्स, कितने 1 से लेके 41 तक रूल्स इन्होंने दिए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने। इन रूल्स को जो नाम उन्होंने दिया था वो इन्होंने कहा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड्स।
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन्होंने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए थे। तो इसके बेस पे, रूल्स की बेस पे अब एक ये क्या था कि एक पैटर्न, एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया था। वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होने लग गया था कि ये चीज़ें अब हमने फॉलो करनी है अपनी अकाउंटिंग को चलाने के लिए। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट हो गया था अकाउंटिंग का। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में वही सिस्टम फॉलो हो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1973 से चलते 2001 तक ये इदारा किस नाम से रहा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती गई तो अकाउंटेंट्स को भी ख्याल आया कि क्यों ना हम भी जो से अपने इदारे को मॉडर्न दौर में ले आएँ। कमेटी के नाम को चेंज करके इन्होंने 2001 में वही इदारा था, बस उसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। थोड़ा सा उसको मॉडर्न दौर में ला के उसका नाम चेंज किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था IASB से। I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड एंड B फॉर बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 2001 में इन्होंने अपना आगे रन अप शुरू किया, मतलब मेंबर्स वगैरह सब कुछ वही थी, सिर्फ नाम चेंज हुआ था। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने दोबारा रूल्स देने शुरू किए। जब रूल्स देने शुरू किए तो इन्होंने अभी तक, मतलब कि नाउ डेज आज तक जो सा इन्होंने जो रूल्स दिए हैं ना, वो ऑलमोस्ट 1 से लेके 16 तक इन्होंने रूल्स दिए हैं। जो रूल्स इन्होंने दिए हैं, इन्होंने उनका नाम रख दिया आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने नाम रखा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। इन्होंने उस नाम को चेंज करके, अपने रूल्स का नाम को चेंज करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रख दिया था IFRS। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। 1973 से पहले कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, सब कुछ रैंडमली चल रहा था। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को क्रिएट किया गया। उसके बाद जाके उन्होंने 41 रूल्स दिए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। ये इस कमेटी चलती रही। 2001 में जाके उन्होंने अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक मॉडर्नाइजेशन दौर में आए, तो उन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया। नाम चेंज करके अपना नाम बना दिया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कमेटी से बोर्ड में चले गए, IASB के नाम से इदारा बन गया था। उन्होंने फिर दोबारा रूल देने शुरू किए, तो 16 रूल्स ऑलमोस्ट अभी तक उन्होंने कवर किए हैं। तो उनको उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पहले थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उससे नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना दिया था। यहाँ पे जाके हमारा टॉपिक एंड हो जाता है आज का। कल इंशाल्लाह हम अपना जो सा नेक्स्ट आगे जो वीडियो में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनकी डेफिनेशंस, उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो कवर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये वाला जो सा चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में तकरीबन इतना ही कोर्स है। इसके बाद मैं आपको बुक्स वगैरह का थोड़ा सा बताता चलूँ कि बुक्स जो आपने बेस्ट हैं आपकी ना पेपर्स की तैयारी के लिए या उसके लिए, तो सबसे बेस्ट आपकी बुक है फ्रैंकवुड की बुक है, अकाउंटिंग 1 है। आई थिंक जो उसका एडिशन 9 या 10 जो मिल जाए आपको वो बेस्ट है। 10 भी अगर मिलता है वो भी वही है, 9 मिल जाए वो भी वही है, बस ऊपर से कवर उनका चेंज है और अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग वगैरह नहीं है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिहाज से वही बुक है कि आप क्या करें, आप फ्रैंकफुट की बुक से रीडिंग भी करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस वगैरह एक्सरसाइजेज वगैरह भी करें, MCQs भी उस पर दिए हुए हैं वो उससे तैयार करें। उसके बाद ICMA का अपना स्टडी टेक्स्ट है, उससे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, वो भी सही है, उससे भी पढ़ सकते हैं। और वो आपका अपना मर्जी है, आप ICMA का स्टडी टेक्स्ट पे चलना चाहते हैं तो उस पर भी चलें, उनकी भी अपनी बुक है। उसके बाद फ्रैंकफुट की बुक है तो वो भी टीचर्स रिकमेंड करते हैं, तो इस वजह से वो उस पर अगर चलना चाहते हैं तो वो उससे प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो है CA की बुक का जो है ना, आप MCQs लाजमन देखें, उससे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे उस पर MCQs एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं, 60 MCQs हैं। तो ITA बुक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग CA की, उससे आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। और ये है कि आज का काम आज करें, रेगुलर करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे अकाउंटिंग पे। अगर एक दिन में आपने लेक्चर तैयार करना है अपना तो उस पे लग जाएंगे जब, तो आप जनाब वाले बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट रह जाएगी और पेपर इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो और इसके साथ ये जो मैंने नोट्स आपको अभी बताया है, इसकी पीडीएफ वगैरह जो सी है वो आपकी ना साथ अभी अटैच हो जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में वीडियो की। तो वो आप बेशक अगर देखना चाहते हैं नोट्स वगैरह की तो वीडियो वगैरह या उसकी पिक्स वगैरह तो वो भी साथ पीडीएफ फॉर्म में अटैच होंगे। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई अगर आपको मज़ीद कुछ नहीं समझ आया या पूछना चाहते हैं तो आप मेरी मेल है आई हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर अपना कोई भी क्यूरी है वो सेंड करें। मैं एज़ पॉसिबल जितना मुझे हो सका जल्दी मैं आपको आंसर दूंगा। और कमेंट्स में वगैरह में जाके अगर क्वेश्चन है तो आप वो लिख दें, मैं उसका भी आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल दे दूंगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।